हेलो दोस्त। क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं आप, जहां पे हम बीपीएससी से संबंधित अभी करंट अफेयर की चर्चा कर रहे हैं। और करंट अफेयर की सीरीज में हम फरवरी 2022 के पार्ट 2 पर चर्चा आज हम करेंगे। पार्ट 2 में देखेंगे क्या क्या है, कौन कौन से न्यूज़ फरवरी 2022 के इम्पोर्टेंट थे, तो उसकी चर्चा करेंगे। आज के जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इससे आज के लेक्चर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आप लोग मिस नहीं कीजिए, आप लोग फरवरी 2022 के पार्ट 2 वाला लेक्चर को देखिए। उससे पहले आप क्लियर बीपीएससी के यूट्यूब चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप शेयर करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। मेरा फ़ायदा ये होगा कि हमारा मनोबल बढ़ेगा, और आपका फ़ायदा ये होगा कि हम आपके लिए बीपीएससी से संबंधित नया प्रोग्राम लेके आएंगे। उसके बाद आप क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां न्यूज़पेपर डेली अपडेट होता है और करंट अफेयर भी डेली अपडेट होता है। आज नहीं हुआ है लेकिन आज हो जाएगा। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। हम देखते हैं कि आज हम पार्ट 2 पे चर्चा करने वाले हैं। और ये बता दें कि ये जो हम करंट अफेयर सीरीज़ जो स्टार्ट किए हुए हैं, ये सिर्फ बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए नहीं है। बीपीएससी के साथ बिहार बीपीएससी जो है सीडीपीओ का एग्ज़ाम लेता है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी में हर बार जो मेरा लेक्चर होता है उससे बिहार एसएससी का जो सचिवालय का क्वेश्चन आएगा उसमें हमारे हिसाब से आपका 90 से 95% क्वेश्चन करंट अफेयर का टच करेगा, नहीं टच करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और बिहार एसआई में तो मतलब इसमें भी यही है कि 90 से 95% आपका करंट अफेयर यहाँ से होगा। ये बीपीएससी का बिहार का कोई भी परीक्षा हो, वहाँ से हमारा इस करंट अफेयर सीरीज से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। आप लोग फॉलो कीजिए, गौर से देखिए, इसको लिखा कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा जब आप एक बार मेरे करंट अफेयर सीरीज को देख करके एग्ज़ाम देंगे, तो आपको ये चीज़ पूरा समझ में आ जाएगा कि हमारे करंट अफेयर सीरीज से कितना क्वेश्चन बनता है और कितना बनने वाला है और बन सकता है। आपको उसके बाद भरोसा होगा। हम आपके लिए बहुत जल्द ही बिहार स्पेशल का हम करंट अफेयर सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम फिर से वहीं से जनवरी से स्टार्ट करेंगे। जनवरी 2022 से स्टार्ट करेंगे। बिहार स्पेशल का जनवरी 1 महीने का लेक्चर एक ही लेक्चर में, मतलब 1 महीना का क्लियर किया जाएगा। तो आप लोग फॉलो करते रहिए। बिहार स्पेशल का जो करंट अफेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हो रहेगा। बिहार स्पेशल का करंट अफेयर बहुत ही मुश्किल से निकाला जाता है, बहुत ही टाइम लगता है। तो आप लोग हमारा करंट अफेयर सीरीज को फॉलो कीजिए। हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं न्यूज़ के बारे में। फरवरी 2022 के पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ की चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, कल 30 हो गया था, आज हम 31 से चर्चा करेंगे। तो 31 नंबर में हम देखते हैं कि दूर संचार निकाय ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 तक देश में, पहला नंबर देश में कुल टेलीफोन कनेक्शन वायर और वायरलेस दोनों, कुल टेलीफोन कनेक्शन कितना था? 117.84 करोड़ था, जिसमें से 115.46 करोड़ वायरलेस था जिसमें मोबाइल वगैरह आएगा, वॉकी टॉकी। और 202.38 करोड़ वायर वाला था। ये वायर होगा, वाइट नहीं होगा, वायर वाला। ये इतना वायर वाला था। तो हम लोग याद रखेंगे कि हमको ये याद रखना बहुत जरूरी है, 117.84 करोड़ का कुल टेलीफोन कनेक्शन दिसंबर 2021 तक था। आगे हम देखते हैं कि यह जो है 2020 की तुलना में 46 लाख की वृद्धि हुई है। कहने का मतलब इसमें 46 लाख की वृद्धि हुई है, 2020 की तुलना में वृद्धि हुई है। उसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं कि टेली डेंसिटी होता क्या है ये समझते हैं। टेली डेंसिटी जो 100 व्यक्ति पर कितने टेलीफोन कनेक्शन की संख्या है, इसको हम टेली डेंसिटी कहते हैं। 100 व्यक्ति जो उस पे कितना
मोबाइल फ़ोन यूज किया जाता है, 100 व्यक्ति के पास कितना मोबाइल फ़ोन है, इसी के आधार पे टेली डेंसिटी निकाला जाता है। तो टेली डेंसिटी में पूरे भारत में 85.91% टेली डेंसिटी था। कहने का मतलब 100 आदमी में से 85.91 आदमी मोबाइल यूज करता है। मतलब 100 आदमी के पास 85 ऑलमोस्ट 86 मोबाइल है, जो 100 आदमी के पास ऑलमोस्ट 86 मोबाइल है। तो ये है। उसमें देखते हैं टेली डेंसिटी में शहर की टेली डेंसिटी 137.26 है, 137.26 है, और ग्रामीण की 58.50 है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये पूछेगा कि टेली डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, दे देगा शहर में, गांव में, उसके बाद दे देगा नगर निगम में, या उसके बाद दे देगा कोई बड़ा जम्मू कश्मीर में, ऐसे कुछ दे देगा। तो आप लोग को लगाना है शहर में टेली डेंसिटी की जनसंख्या ज़्यादा है। उसके बाद देखते हैं सबसे ज़्यादा टेली डेंसिटी दिल्ली में है। दिल्ली में 100 आदमी के पास 270 मोबाइल फ़ोन उपयोग करता है, और सबसे कम बिहार में 53.1 है, जो कम है, बहुत कम है, सबसे कम है। तीसरा पॉइंट देखते हैं कि 117.84, ये जो था 117.84 कुल टेलीफोन कनेक्शन, 117.84 करोड़ कनेक्शन में शहर में 65.52 करोड़ कनेक्शन है। इसका 117.84 का 65.52 करोड़ कनेक्शन शहर में है, और ग्रामीण इलाका में 52.32 करोड़ कनेक्शन है 117 का। अब देखते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी कौन है। तो सबसे बड़ी कंपनी जियो है, जिसके पास कुल उपभोक्ता का 36% उपभोक्ता जियो यूज करता है। एयरटेल में 30.81% उपभोक्ता एयरटेल यूज करता है। वोडाफोन आइडिया तीसरे नंबर पे है, 23% उपभोक्ता वोडाफोन आइडिया को यूज करता है। बीएसएनएल को 9.90%, एमटीएनएल को 0.08%, और रिलायंस जो अनिल अंबानी वाला था उसको 0.0003% यूज करता है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आप लोग इसको अच्छा से लिखिए और इसको अच्छा से पढ़िएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट के रूप में इसको देखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं 32 नंबर में प्रमुख नियुक्तियां। नियुक्ति की चर्चा हम एग्जाम से पहले भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नियुक्ति है उसकी चर्चा हम किया करेंगे एक दो का। जैसे जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार कौन है? भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक बने हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने समन्वयक, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद माधवी पूरी बुच, माधवी पूरी बुच को सेबी का प्रथम महिला चेयरपर्सन बनाया गया है। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का प्रथम महिला चेयरपर्सन बनाया गया है। ये दोनों का नाम याद रखेंगे। उसके बाद 33 नंबर में देखेंगे प्रमुख निधन में कौन कौन बने हैं। बाप्पी लहरी, वो प्रसिद्ध संगीतकार थे, गायक थे, इनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इनका मूल नाम था आलोकेश लहरी, अलकेश नहीं, आलोकेश लहरी। इनका मूल नाम था आलोकेश लाहड़ी, तो ये भी याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरा नंबर है कि ये जो चिन्ना वीरा कानवी थे, ये भी कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे, देखेंगे कि कौन कौन है। तो इन पे आप लोग ध्यान दिया कीजिएगा जिसमें हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 34 नंबर का न्यूज क्या है कि भारत का 1000वां एक दिवसीय क्रिकेट मैच, जो भारत कुल क्रिकेट मैच खेला है एक दिवसीय, उसमें 1000वां क्रिकेट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ कहाँ पे खेला गया? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया है। इसमें भारत 6 विकेट से जीत गया था, वेस्ट इंडीज हार गया था। भारत अपना प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध, जब भारत क्रिकेट खेलना शुरू किया गया था तो प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड के विरुद्ध 1974 में खेला था, जिसमें भारत 4 विकेट से हार गया था। तो ये भी हम लोग को इम्पोर्टेंट है, ये भी हार गया था, ये भी याद रखेंगे। 1000वां मैच का कप्तान कौन था? रोहित शर्मा, विराट कोहली जी हट गए थे। और 1000वां मैच खेलने वाला दुनिया का प्रथम टीम कौन बना है? भारत बन गया है। तो भारत अभी तक सबसे ज़्यादा एक दिवसीय मैच खेला है, हम लोग इसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। 35 नंबर न्यूज देखेंगे, भारत का 16 वर्ष का शतरंज खिलाड़ी
रमेश बाबू प्रगनंदा या आर प्रगनंदा, ये भी याद रखेंगे, ने एक मुकाबले में विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी, शतरंज में, चेस में विश्व चैंपियन कौन है? मैग्नस कार्लसन, कहाँ के हैं? नॉर्वे के, तो ये भी याद रखेंगे इनका नाम। इनको हराने वाला तीसरा भारतीय बना है, 16 वर्ष का है रमेश बाबू प्रगनंदा, प्रज्ञानंदा, तो ये याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखेंगे 36 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्ष 2023 के 140वां सत्र, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 140वां सत्र की मेजबानी किसको मिला है? भारत को मिला है। भारत करेगा, कहाँ पे करेगा भारत? मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में, मुंबई में एक जियो वर्ल्ड सेंटर है, वहाँ पे इसकी मेजबानी करेगा। भारत को यह मेजबानी 40 वर्ष बाद दिया गया है, 40 वर्ष बाद मिला है। इससे पहले 1983 में ये दिया गया था भारत को कि आप मेजबानी कीजिए आईओसी के सत्र का, तो याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट न्यूज, 38 नंबर न्यूज में क्या है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब जारी किया गया था? 2020 में। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने हेतु 2022 से 2027 की अवधि के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, दोनों में से कोई को 16 फरवरी 2020 को मंजूरी दे दिया। कौन मंजूरी दिया है? तो मंजूरी दिया है कैबिनेट ने, तो कैबिनेट ने दिया है मंजूरी, ये भी याद रखेंगे। तो अब ये है कि न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम में क्या होगा? तो इसमें प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ जानते हैं जो एजेड हो जाते हैं, 30 साल 35 साल या बुढ़ापे आदमी को शिक्षा देने का काम होता है, उसको प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा दिया जाएगा इस न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम को। इसमें आजीवन सीखने की सिफारिश शामिल है, जो पूरी जिंदगी सिखाने का सिफारिश शामिल है सभी को। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर न्यूज। कर्नाटक भारत का प्रथम राज्य होगा जहां शिक्षक की भर्ती में, जहां शिक्षक की भर्ती में 1% का आरक्षण, 1% का आरक्षण ट्रांसजेंडर या किन्नर समुदाय को देने की घोषणा किया है। तो ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट के तौर पे इसको याद रखेंगे हम लोग कि क्या है। उसके बाद 39 नंबर में देखेंगे प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग के फाइनल मैच में दबंग दिल्ली की टीम, दिल्ली की टीम का नाम है दबंग दिल्ली की टीम ने पटना पायरेट्स टीम को, बिहार का टीम है पटना पायरेट्स को 36-37 मतलब 1 अंक से हराकर प्रथम बार जीत दर्ज किया है। कौन? दबंग दिल्ली ने। फाइनल मैच कहाँ पे हुआ था? बेंगलोर में हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद 40 नंबर न्यूज देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा। कब से कब होगा? 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 तक ये प्रस्तावित है, इस वर्ष खेला जाना है। तो अपना लोग ये चीज़ याद रखेंगे। आप लोग क्लियर बीपीएससी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को बोलते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, यही दिक्कत है कि आप लोग शेयर कीजिएगा तो अच्छा होगा, ये हमारा बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं 41 नंबर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की वुशु खिलाड़ी, वुशु एक मल्ल युद्ध होता है, वुशु जो होता है, वुशु नहीं, वुशु मल्ल युद्ध नहीं होता है, वुशु हाथ और पैर दोनों से खेला जाता है। वुशु खिलाड़ी, वुशु महिला खिलाड़ी सादिया तारिक, क्या है? वुशु खिलाड़ी है सादिया तारिक। पूछ सकता है कि सादिया तारिक का संबंध किस खेल से है, तो ये भी है वुशु से। सादिया तारिक कहाँ की है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की है, को 15 वर्ष की है ये। रूस के मॉस्को में आयोजित 22 से 28 फरवरी 2022 में आयोजित किया गया था क्या? वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में रूस के खिलाड़ी को हराकर जूनियर वर्ग में क्या है, स्वर्ण पदक जीत के आई हैं। कौन? सादिया तारिक जीती है। सादिया तारिक हालांकि राष्ट्रीय जूनियर वुशु चैंपियंस में दो बार स्वर्ण पदक जीत चुकी है। तो ये हम लोग याद रखेंगे ये चीज़ कि कौन है, कौन कौन जीती है। उसके बाद 42 नंबर में देखेंगे कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन
द्वारा आयोजित या प्रायोजित 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच आयोजन भारत के कलिंग स्टेडियम उड़ीसा भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम राउरकेला में किया जाएगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का 15वां पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप जो 2023 में होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, हिंद महासागर में स्थित, हिंद महासागर के अरब सागर में है, हालांकि हिंद महासागर के पूर्वी अफ्रीकी देश मेडागास्कर, ये जो अपना लोग का ये इंडिया है और ये अफ्रीका है, तो यहाँ पे एक मेडागास्कर नामक देश है, ये इंडिया है, ये अफ्रीका है, तो ये ऐसा है मेडागास्कर, और ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, ये अरब सागर हो गया। तो यहाँ पे ये मेडागास्कर में एक चक्रवाती तूफान आया था। चक्रवात हम लोग भूगोल में पढ़ते हैं कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा क्यों बनता है, तो देखेंगे भूगोल में जब भूगोल स्टार्ट करेंगे। अभी देखते हैं कि मेडागास्कर में चक्रवात बात सिराय, चक्रवात का नाम क्या था, बात सिराय, तो बात सिराय ने तबाही मचाई थी। तो पूछ सकता है कि बात सिराय चक्रवात किस देश को में आया था या किस देश में आया था, कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, चीन ने भूमि सीमा कानून 1 जनवरी 2022 से लागू हो गया है। चीन का भूमि सीमा कानून है, 14 देश के साथ चीन सीमा साझा करता है और विस्तारवादी नीति, इसको करेक्शन करेंगे, विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि चीन 14 देश में से 12 देश के साथ सीमा विवाद को खत्म कर चुका है, उसके साथ सीमा विवाद नहीं है। 2 देश भारत और भूटान, भूटान के पास ये जो सीमा विवाद है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ चीन का, तो याद रखेंगे, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जीएसएम सिम आप लोग का नाम सुने होंगे, सभी आदमी यूज करते होंगे जीएसएम सिम। तो सीडीएमए होता था पहले, जीएसएम होता था, तो हम लोग अभी जीएसएम सिम यूज करते हैं, उसका है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जीएसएम द्वारा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, स्पेन के बार्सिलोना में। कब किया गया है, 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी सम्मेलन था। ये जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 था ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा तकनीकी कांग्रेस था, तकनीकी सम्मेलन था। कहाँ पे हुआ था आयोजन, स्पेन के बार्सिलोना में। और किसके द्वारा हुआ था, तो जीएसएम के द्वारा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के द्वारा। तो यहाँ तक समझ गए हम लोग। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, 46 नंबर, समुद्री पर्यावरण, समुद्र पर्यावरण को बचाने के लिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं फिलहाल, राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र संघ और यूरोपीय यूनियन के सहयोग से वन ओशियन समिट का आयोजन किया। ये समुद्र की संरक्षण के लिए समिट का आयोजन किया गया था, वन ओशियन समिट, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे 47 नंबर, रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला के विरोध में अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी राष्ट्र जितने भी हैं, उसने रूस को सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट एक ऐसा चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि भारत में एसबीआई बैंक है और यूएसए में भी एसबीआई का बैंक है, या कोई भी बैंक है, तो वहाँ पे अगर कोई संदेश भेजना है कि आप वहाँ पे पैसा दीजिए, या यहाँ से कोई संदेश यहाँ पे भेजना है, तो इसके लिए ये स्विफ्ट का कोड होना ज़रूरी है। तो ये स्विफ्ट होता है कि इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है, इसके द्वारा धन लेन देन के लिए संदेश भेजा जाता है। तो ये समझ लेंगे स्विफ्ट क्या है। हम लोग इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे या करंट अफेयर का जो एडिटोरियल पार्ट लेके आएंगे हम, उसमें स्विफ्ट पे चर्चा करेंगे। तो अमेरिका और अमेरिकी सहयोगी राष्ट्र ने रूस को इस स्विफ्ट से प्रतिबंधित कर दिया है कि अब स्विफ्ट के द्वारा ना तो रूस से कोई पैसा या संदेश भेजा जाएगा और ना कहीं से रूस को भेजा जाएगा। स्विफ्ट विश्व स्तर पर
धन लेन देन हेतु संदेश भेजने वाली एक संस्था है जिसका स्थापना 1973 में बेल्जियम में हुआ था। तो हम लोग ये याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं कि 48 नंबर में न्यूज़ क्या है। भारत ने सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया को विस्तारित पड़ोस की संज्ञा दिया है। ये इसको अपना लोग VVI के रूप में याद रखेंगे। विस्तारित पड़ोस की संज्ञा दिया है। अब सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया में 5 देश आता है, तो कौन कौन सा देश आता है देखते हैं। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाखस्तान। कहने का मतलब 5 जो है तान वाला देश, इस 5 को शामिल करेंगे। इसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ देंगे, और हिंदुस्तान तो हम लोग खुद हैं। तो कुल तान टाइप में देश जो है कुल 8 है कहा जाता है, जिसमें से मध्य एशिया में यही 5 को गिना जाता है। तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाखस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़ देंगे। हिंदुस्तान तो अपना लोग हैं, हिंदुस्तान बोला नहीं जाता है, अपना लोग भारत है। 49 नंबर देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 2022 और 23 के लिए यूनेस्को के बारे में हम कभी स्पेशल लेके आएंगे। यूनेस्को क्या है, कैसे है, कब स्थापना हुआ था, इसका कार्य क्या है, क्या क्या करता है, तो देखेंगे उस टाइम में। 2022-23 के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार करने हेतु होयसल मंदिर, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं होयसल मंदिर को, तो होयसल मंदिर के स्मारक को नमित किया है कौन, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने यूनेस्को से कहा है कि इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल कर लिया जाए, किसको, होयसल मंदिर को। अब देखते हैं कि होयसल मंदिर कर्नाटक में है, और कर्नाटक में 3 जगह है, एक ठो तो वेलूर में है, एक ठो होलीवीड में है, और तीसरा है सोमनाथपुरा में। यहाँ पे तीनों जगह होयसलेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ये सभी होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण जो है 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। अब देखते हैं कि ये 3 जो मंदिर हैं, वेलूर का, होलीवीड का और सोमनाथपुरा का, इसको देखते हैं अलग अलग। सबसे पहला है होलीवीड का होयसलेश्वर मंदिर का निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन ने 1121 ईस्वी में किया था, जो भगवान शिव को समर्पित है। कौन, होलीवीड के होयसलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कौन बनवाया था, राजा विष्णुवर्धन ने। दूसरा नंबर देखेंगे कि ये जो बेलूर का है, बेलूर का होयसल मंदिर, तो बेलूर के राजा विष्णुवर्धन, पहला भी विष्णुवर्धन ही बनाया था, और दूसरा बेलूर में भी विष्णुवर्धन ने 1104 से 1117 के बीच भगवान विष्णु को समर्पित, वो शिव को समर्पित था। अपना लोग जो देख रहे थे होलीवीड वाला और वेलूर वाला भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर बनाया गया, जिसे चिन्नकेशवा कहा जाता है। इस मंदिर को चिन्नकेशवा कहा जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। और तीसरा है सोमनाथपुरा में होयसलेश्वर राजा नरसिम्हा तृतीय के मंत्री सोमद नायक द्वारा 1268 ईस्वी में केशव मंदिर बनाया गया था सोमनाथपुरा में। तो ये जो जितने भी हैं ये सारे जो हैं होयसल से संबंधित है, तो याद रखेंगे होयसल कहाँ पे है। तो सबसे पहला बात है कि ये कर्नाटक में होयसल मंदिर कौन कौन से हैं, वेलूर, होलीवीड और सोमनाथपुरा, ये सब याद रखेंगे। सारा बता दिए हैं, इसको आप लोग रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। कहने का मतलब है कि करंट कोई बड़ा चीज़ नहीं होता है, लेकिन ना पढ़ा जाए तो बड़ा चीज़ हो जाता है। तो समझने की बात है कि ये जो करंट आप पढ़िएगा ये मात्र आपका 40% होगा। आप जितना बार रिवीजन कीजिएगा उतना बार आपका 1% बढ़ता जाएगा। तो आप कहने का मतलब जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ना छूटने का गारंटी हो जाएगा। आप रिवीजन करते रहिए, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसका दावा है। तो सबसे पहले आप पढ़ा कीजिए, और इस चैनल को क्लियर बीपीएससी को शेयर किया कीजिए। शेयर जितना कीजिएगा उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, स्वामित्व योजना जो है, स्वामित्व योजना के द्वारा भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें मानचित्रण, रिमोट सेंसिंग और भूमि डिजिटलीकरण और जीपीएस आदि का सर्वेक्षण किया जाएगा।
ये पूछ सकता है कि स्वामित्व योजना किससे संबंधित है, तो भू स्थानिक प्रौद्योगिकी से। ये ना पूछे तो दे देगा कि मानचित्रण से संबंधित है, रिमोट सेंसिंग से संबंधित है, भूमि डिजिटलीकरण से संबंधित है, जीपीएस से संबंधित है। तो बीपीएससी में आपको पता है कि ई नंबर ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो अपना लोग को इस पे विश्वास करना है, ई नंबर पे। तो स्वामित्व योजना हम लोग याद रखेंगे इंपॉर्टेंट के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर कि अमेरिका में एक महिला ने स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के बाद एचआईवी एड्स से छुट्टी मिल गई, मुक्त होने वाली दुनिया की तीसरी व्यक्ति है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, और प्रथम महिला बन गई है। कौन है, कहाँ की है, अमेरिका की है। टेक्नोलॉजी क्या था, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। तो ये हम लोग याद रखेंगे। ये पूछ सकता है कि कहाँ की महिला हाल ही में एचआईवी एड्स से मुक्त हुई है, तो जो विश्व की प्रथम महिला बनी है तो अमेरिका की, अमेरिका हम लोग याद रखेंगे, यूएसए की थी। नेक्स्ट देखेंगे 52 नंबर कि 17 फरवरी 2022 को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम नहीं होगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, इसको काट लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा फ्रंटियर्स 2022 नॉइज विलेज एंड मिसमैच इमर्जिंग इशू ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न नामक वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया गया। कौन जारी किया गया, यूएनडीपी। ठीक है, इसमें बताया गया है कि रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की जो बारंबारता है उसके कारण जो इफेक्ट होता है, हम लोग मेंस में पढ़ेंगे ये सब चीज़ कि जलवायु परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव है, क्या क्या होता है, इंडिया में क्या क्या प्रभाव है। ऑस्ट्रेलिया का चर्चा करेंगे, अमेरिका की चर्चा करेंगे, यहाँ सब का चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या क्या है। के कारण जंगल की आग, जो जलवायु परिवर्तन की कारण जो है जंगल की आग और तीव्र तीव्र होगी और ज़्यादा होगी और ज़्यादा भयानक रूप से होगी, भयंकर होगी, जिसका जिम्मेदार मानवीय गतिविधियां होगा। जाहिर सी बात है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग जो वैश्विक तापन है उसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं। आप जितना CO2 निकालेंगे उतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगा, और ग्लोबल वार्मिंग होगा तो जलवायु परिवर्तन होगा, क्योंकि पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है, और गर्म होगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, जो पहाड़ों पर बर्फ जमा हुआ है वो पिघलेगा, और उसको पिघलने से समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तो जो समुद्र के किनारे शहर हैं वो डूबते जाएंगे। उसके बाद जो समुद्र में जो पानी आएगा तो उसका जो है मानसून पे इफेक्ट पड़ेगा, और मानसून के इफेक्ट पड़ने से खेती, मौसम, वर्षा सभी पे इफेक्ट पड़ेगा, और वहाँ की मछलियाँ मरेगी, बहुत सारा इफेक्ट होता है जलवायु परिवर्तन का। तो ये सब हम लोग मेंस में चर्चा करेंगे, क्लाइमेट चेंज का क्या है, याद रखेंगे कि मानवीय गतिविधियाँ के कारण हो रहा है। 53 नंबर में भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क जबलपुर, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे बनेगा। एक लाइन का न्यूज़ था, आराम से अपना लोग इसको याद रखेंगे। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि 54 नंबर न्यूज़ में देखेंगे कि 22 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता कौन किया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की थी। तो इसको भी याद रखेंगे बस ऊपरी तौर पे। 55 नंबर देखेंगे, भारत इजराइल ने अपने राजनयिक संबंध, मतलब राजनयिक संबंध जो भारत इजराइल स्थापित किया था उसका 30 वर्ष 29 जनवरी 2022 को पूरा हो गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट थे उस टाइम में, अभी भी है शायद। नेफ्ताली बेनेट ने भारत को क्या कहा था, गहरा दोस्त। तो पूछ सकता है कि भारत को हाल ही में किस देश ने गहरा दोस्त माना है, या कहाँ के पीएम ने कहा है। तो याद रखेंगे हम लोग कि इजराइल के हैं। नेक्स्ट देखेंगे 56 नंबर कि भारत की प्रथम स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बना है, तो चेन्नई सुपर किंग्स बन गया है स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी। यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है, कैसे बनता है यूनिकॉर्न कंपनी, भारत में कितनी यूनिकॉर्न कंपनी है, ये सब जानने के लिए हम लोग जो सीरीज लेके आएंगे, जो बीपीएससी स्पेशल सीरीज करके लेके आएंगे, उसमें देखेंगे कि जो हाईलाइटेड टॉपिक क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो उसमें बताएंगे यूनिकॉर्न क्या होता है, कैसे बनता है, इकोनॉमिक्स का टर्म है, तो लेके आएंगे। अभी फिलहाल हमारे हिसाब से 101 यूनिकॉर्न कंपनी है। हाल ही में फिजिक्स, चेन्नई सुपर किंग्स नहीं, फिजिक्स वाला जो एक फिजिक्स पढ़ाता है,
वो यूनिकॉर्न कंपनी में शामिल हुआ है, तो वो है। नेक्स्ट देखेंगे 57 नंबर, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे कहाँ कितने तारीख को मनाया जाता है? 2 तारीख को मनाया गया, जिसका थीम था, थीम याद रखेंगे, थीम पूछता है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। तो ये 1 लाइन का है, आराम से याद रखेंगे, इसको याद रखना है इम्पोर्टेंट के तौर पे। 58 देखेंगे, होसोंग 12, होसोंग 12 क्या है? नामक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपना लोग के बीपीएससी के मेंस में है, और बीपीएससी का जो मेंस इस बार 67th का जो पीटी हो गया होने के बाद हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आईआर का एक करंट अफेयर एडिटोरियल सीरीज में इसको कवर करेंगे, और उसमें देखेंगे समझेंगे कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, क्रूज मिसाइल क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, फायर एंड फॉरगेट मिसाइल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम आपके लिए मेंस के लिए प्रोग्राम लेके आएंगे, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आईआर का सेक्शन है, करंट से जो भी क्वेश्चन बनता है उसका प्रोग्राम लेके आएंगे, तो उसमें हम लोग कुछ ज़्यादा अच्छा से बेहतर से समझ कर पढ़ेंगे मेंस को। तो हसोंग 12 नंबर शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कौन किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया चीन और दक्षिण कोरिया का पड़ोसी राज्य है, तानाशाह देश है, एक तरह से उसका तानाशाह जो आ, है वो सन की टाइप में है, तो वो भी याद रखेंगे। याद रखेंगे क्या, उसका सन की याद नहीं रखना है, ये उत्तर कोरिया जो मिसाइल विसाइल का जो परीक्षण होता है वो किया करता रहता है, तो देखते हैं। ये हालांकि उतना पूछने वाला नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए जानकारी होना जरूरी था। बीपीएससी है, बीपीएससी का पीटी अनप्रिडिक्टेबल होता है, कुछ भी पूछ सकता है, पूछ दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक बार हमको याद है कि 66 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था कि जो वहाँ पे ब्रिटेन में एग्ज़ाम, मतलब ब्रिटेन में जो है उस टाइम में चुनाव हुआ था, तो चुनाव हुआ था तो वहाँ पे पार्टी से 2 पार्टी थे, एक नंबर पार्टी और दूसरा नंबर पार्टी। इसमें 7 आदमी पीएम के उम्मीदवार थे, और इसमें से 5 आदमी पीएम के उम्मीदवार थे। अब उम्मीदवार में कहने का मतलब है ये 7 में से कोई एक बनेगा और इस 5 में से कोई एक बनेगा, ठीक है, फाइनल। तो फाइनल के लिए इस 7 में आपस में बहस होता है, इस 5 में आपस में बहस होता है, जो बहस में जीत जाता है वो पीएम का उम्मीदवार होता है पार्टी से। तो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि लेबर पार्टी से जो पीएम का उम्मीदवार था 7, उनमें से कौन नहीं है? 5 4 का नाम दे दिया था, और 5वां था इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आप लोग बीपीएससी के करंट अफेयर पूछने की समय सीमा समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से करंट पूछ रहा है। इस बार जो 67th का बीपीएससी कैंसिल हुआ है एग्ज़ाम, उसमें बीपीएससी ने पूछा है कि यूएसए जो अफगान से सेना वापस किया है, तो ये पूछा है कि अफगानिस्तान से अंतिम अंतिम कौन सेना था जो यूएसए को वापस गया। तो ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ही नहीं पूछा है, तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे कि अंतिम सेना क्या था, कहाँ पे था। हम जब करंट अफेयर जो तैयारी किए थे, जो हमारा करंट अफेयर जिसके साथ हम शेयर किए थे, वो सब ये क्वेश्चन सही करके आया था, क्योंकि हम ये क्वेश्चन लिखे थे। ये क्वेश्चन हमको लगा था कि पूछ सकता है। इसी तरह ये 58 नंबर क्वेश्चन है, पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, तो अनप्रिडिक्टेबल है, फिर भी पढ़ना है हम लोग को, पढ़ेंगे। 59 नंबर देखेंगे कि अमेरिका ने कतर को अपने गैर प्रमुख नाटो सहयोगी देश के रूप में नामित किया है। नाटो देश को, अमेरिका जो नाटो का संगठन है, नाटो के द्वारा जो भी देश नाटो में शामिल होता है उसको बहुत सारी फायदा मिलता है, उपलब्धियां दिया गया रहता है। तो अगर कोई देश नाटो में शामिल नहीं है तो अमेरिका उसको समय समय पर, जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, सऊदी अरबिया, ये सब गैर नाटो सहयोगी देश हैं, उसी लिस्ट में कतर को भी शामिल कर लिया गया है। अब इसको भी नाटो देश की तरह बहुत सारी सुविधा दिया जाएगा। भारत भी नाटो सहयोगी देश के रूप में शामिल है। तो देखेंगे कि क्या है, कौन शामिल हुआ है, तो कतर, ये याद रखेंगे हम लोग। 60 नंबर देखेंगे, भारत का प्रथम बुलेट ट्रेन, या पता होगा आपको कहाँ से कहाँ चलाया जा रहा है,
मुंबई से अहमदाबाद के बीच। उसमें पहला स्टेशन कौन होगा? सूरत है, जिसको बनाया गया है, प्रथम स्टेशन सूरत है जिसको बना लिया गया है। तो आज हम लोग पहला पार्ट में हम लोग देखे थे 1 से लेकर के 30 तक का फरवरी 2022 का पार्ट 1। आज हम लोग देखे हैं 31 से लेकर के 60 तक का फरवरी 2022 का पार्ट 2। तो आप लोग ये करंट देखिए, फॉलो कीजिए, एक बार एग्जाम दीजिए। एग्जाम देने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग फॉलो करते रहिए। आगे बोलेंगे कि आप क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। हमारा फ़ायदा तो होगा ही होगा, हमारा बात बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो उसको आप भूल नहीं कीजिए इसको शेयर करने से। और क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे ज्वाइन करने का बहुत फ़ायदा है। आने वाले दिन में और ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप लोग 67th बीपीएससी पीटी होने दीजिए, उसके बाद इस चैनल का फ़ायदा आपको और यूट्यूब चैनल का फ़ायदा सीधा सीधा नज़र आएगा। क्योंकि अभी हम ज़्यादा प्रोग्राम इसलिए नहीं लेके आ रहे हैं क्योंकि 67th का प्रेशर है, 67th बीपीएससी में करंट का प्रेशर है। सब्जेक्ट अब कोई ज़्यादा तो पढ़ेगा नहीं, सब्जेक्ट का अब ज़्यादा फोकस करना नहीं है, मेंस का चर्चा अभी करना नहीं है, इसलिए हम अभी सिर्फ करंट अफेयर सीरीज पे काम कर रहे हैं। जैसे ही 67th का एग्ज़ाम हो जाता है, पीटी हो जाता है, तो 68 के लिए हम लोग अच्छा प्रोग्राम लेके आएंगे, मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम लेके आएंगे। बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या प्रोग्राम लेके आएंगे, एक वीडियो ला करके ये सब चीज़ बताया जाएगा। आप लोग फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो बीपीएससी से संबंधित, आप हमसे जुड़िए। इस टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर है 87574633 और 83। इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। बाकी आप हमको फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।